Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2 Block 4 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made part 1 and you will get its link in the description section. This is the part 2 where we are going to cover ethics in OBM, applications and other parts. So in this part, first section is ethics in OBM, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन उठता है, वो है एथिक्स. क्या ये एथिकल है किसी इंसान का बिहेवियर मॉडिफाई करना? क्यों ज़रूरी है ऐसा करना? कुछ जो फिलोसफर्स है जिन्होंने ये बोला है कि ये अनएथिकल नहीं माना जाएगा अगर हमने उसको मॉडिफाई जब किया है तो लीगली किया है, मॉरली किया है और इमोशनली देख के किया है कि भाई हम इन चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं इंसान के. सो जब हम मॉरलिटी को ग्राउंड्स पे रख के, लीगैलिटी को ग्राउंड्स पे रख के और इमोशनल जो भी इश्यूज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम उसको अनएथिकल नहीं मानेंगे. फिर एक और पॉइंट डाला गया है एथिक्स को ही लेकर कि जो एथिक्स है तब तक माना जाएगा कि ये चीज़ एथिकल है जब तक कि जिस पर्सन का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं वो अवेयर है कि उसका बिहेवियर क्यों चेंज किया जा रहा है और कैसे चेंज किया जा रहा है. जब उस पर्सन को हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो कोई क्वेश्चन ही एथिक्स का उठता ही नहीं है. फिर बर्थहोल्ड का पूरा नाम है हॉवर्ड बर्थहोल्ड. इन्होंने 6 ऑब्जर्वेशंस बताए हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन OBM को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाहता है एथिकली, तो उनको ये क्वेश्चंस पे काम करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें उठती हैं वो किस वजह से उठ सकती है, जैसे कि हम पहले ये नोटिस करते हैं इफ़ इट यूजेस पॉजिटिव टेक्निक, क्या वो पॉजिटिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. जब हम बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसमें वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. वो ऐसा हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए और देन जो चेंजेस हम करने जा रहे हैं वो जस्टिफाइड चेंजेस है, ऐसा वो होगा तो वो एथिकल माना जाएगा. सेकंड इज जो पार्टिसिपेंट है उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए मेथड की, क्या मेथड यूज किया जाएगा उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, एंड जो गोल्स है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. और ये उस पार्टिसिपेंट का पूरा राइट होगा कि वो रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है उस मेथड को जो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके ऊपर बिहेवियर मॉडिफिकेशन का. देन रीज़न क्या है उसको क्लियरली इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्यों डाला गया है. फिर जितने भी ऑल्टरनेटिव रीजंस होंगे उसमें से जो बेस्ट उसके एग्रीमेंट में सेट होएगा उसको डिसाइड किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के रीज़न का. एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन को, मतलब पार्टिसिपेंट जो है या जो लोग हैं जो इसको करवाएंगे वो एथिक्स के बारे में फुल इन्फॉर्म्ड है, एथिकल इश्यूज के बारे में पूरे के पूरे नॉलेज है उनको कि एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, उसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं. एंड उन्होंने इन इश्यूज के बारे में इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेंट से भी डिस्कस किया है, उनको भी बताया है इसके बारे में. और फिर एथिकल गाइडलाइंस स्टैब्लिश करने के बाद ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन को स्टैब्लिश किया जा रहा है. एंड देन जो भी पर्सनल एंड सोशल आइडियल्स हैं उनका पूरा सपोर्ट लिया गया है और जो भी इनिशिएटिव करने थे इसको अप्लाई करने से पहले वो सारे इनिशिएशंस लिए गए हैं. सो अगर एम्प्लॉय इसको खुद अपने से कहता है कि हाँ ठीक है मैं अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो OBM के ऊपर कोई अनएथिकल एक्ट का ब्लेम नहीं लगेगा. सो ये बेस्ट चॉइस मानी जाएगी. नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट एप्लीकेशन. कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. नंबर 1 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो जब भी हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को
के परफॉर्मेंस को मैनेज करने की बात करते हैं और उसमें बिहेवियरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, तो हम उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे पीएम के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इसमें हम बेसिकली एनालाइज करते हैं एंटीसीडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर्स इंडिविजुअल या ग्रुप के, यानी कि उनके बिहेवियर के बाद क्या होता है और बिहेवियर से पहले क्या होता है. तो जब हम ये स्टडी करते हैं कि किसी के बिहेवियर से पहले या बिहेवियर के बाद क्या होता है, तो हम उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव परफॉर्मेंसेस पे वर्क करने के लिए, अनप्रोडक्टिव को डिक्रीज करने के लिए और प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए. तो कॉमन इंटरवेंशंस जो इसमें यूज होती है वो है गोल सेटिंग्स, फीडबैक, जॉब एड्स, टोकन सिस्टम्स, लॉटरी सिस्टम्स एटसेट्रा. सेकेंड जो मेथड है वो है बिहेवियरल सिस्टम्स एनालिसिस, इसको बीएसए के नाम से जानते हैं. ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी कंपोनेंट है ना पूरे सिस्टम के, वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एंड हर एक इंडिविजुअल किस तरह से उस पूरे सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी फंक्शनिंग को, सो दैट उसकी परफॉर्मेंस की वजह से अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ऑफकोर्स हमें बिहेवियर पे वर्क करना पड़ेगा. तो ये हमें अलाउ करता है बीएसए कि हम एनालाइज करें ऑर्गेनाइजेशन को. ये 3 जो कंपोनेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, एंटीसीडेंट्स, बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस. सो बिहेवियर से पहले, बिहेवियर एंड बिहेवियर के बाद के अलावा जो वेरिएबल्स है उसको भी ये स्टडी करना अलाउ करता है, सो दैट हमें ये पता चले कि इंडिविजुअल किस तरह से इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को. और जब हमने एक बार ये एनालाइज कर लिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को और उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सो दैट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे और हम प्लानिंग और मैनेजमेंट पे भी वर्क कर सके उन वेरिएबल्स के जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इस केस में. थर्ड मेथड है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. अभी तक आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी के बारे में पढ़ा होगा कि मशीन को ऐसे सेफ, मशीन कौन सी सेफ होती है, मशीन में वर्क करने वालों की सेफ्टी के बारे में. बट बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी भी होती है. बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी जो होती है वो फोकस करती है कि कैसे एम्प्लॉयज का बिहेवियर हम मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट मिनिमम इंजरीज हो और सेफ एनवायरनमेंट हो परफॉर्मेंस के लिए, उसको वो ये प्रमोट करता है. तो स्पेसिफिकली ये फोकस करता है वर्क एनवायरनमेंट में. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ओबीएम इन ऑर्गेनाइजेशन. हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ओबीएम को यूज कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस को समझ सकते हैं. नंबर 1, मेक योर बिजनेस फ्लेक्सिबल टू एक्सटर्नल चेंजेस. अगर ओबीएम हम अप्लाई करते हैं अपने कंपनी में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, तो इससे बिजनेस ना कोई भी चेंजेस आते हैं जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो हमेशा चेंज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कितनी सारी चीजें हो रही हैं. सो इन सब चीजों को फेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज टेंट्रम्स नहीं शो करते. फिर दे आर विलिंग टू फेस द चेंज क्योंकि उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो चुका है इस प्रोग्राम के अंदर. वो समझते हैं कि कैसे उनको रेडी रहना है कोई भी चेंज जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है. सो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं जब चेंज आता है. तो सेकंड, बिल्ड अ गुड टीम. ऑफ कोर्स जब एम्प्लॉयज को ये ट्रेनिंग मिल गई है तो कंपनी के अंदर वही लोग हैं जो सबसे पहले कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं. तो अगर ये इनका बिहेवियर अच्छा है कस्टमर के साथ तो ऑटोमेटिकली कस्टमर बिल्डअप होने लगते हैं, कस्टमर ज्यादा बनते जाते हैं, वो सेटिस्फाई फील करते हैं, है ना. तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है, उनका बिहेवियर बहुत मैटर करता है. सो ओबीएम इसको, इनके जो इनिशिएटिव होते हैं वो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि कैसे मैनेज करना है जब वो कस्टमर को डील करते हैं और आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह से इंटरेक्ट करना है, वो सब इसमें आ जाता है. देन थर्ड इज कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को जब नॉलेज है बिहेवियर, बेटर बिहेवियर क्या होता है, अच्छा बिहेवियर किसको कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी अवेयर है ओबीएम के बारे में, तो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करें एम्प्लॉयज़ के बीच में. और एम्प्लॉयज़ क्योंकि ट्रेंड होते हैं तो ऑटोमेटिकली जानने लग जाते हैं कि क्या बिहेवियर इन है और क्या बिहेवियर आउट है जब टीम वर्क की बात आती है. देन फोर्थ इज कंपनी बिल्ड्स अ ब्रांड फॉर इटसेल्फ. अगेन जैसे मैंने बताया कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं
उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन अगर हो गया है और वो अच्छा सा बिहेव करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, तो एम्प्लॉयज़ के और कस्टमर के साथ भी, तो कंपनी के अंदर भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, यानी कि लोग वहाँ आना चाहते हैं काम करने के लिए। अगर अच्छा वर्क प्लेस है, सेफ है, लोग कल्चर अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है और कस्टमर के साथ अच्छे से करते हैं, तो कस्टमर भी बढ़ता जाता है, कस्टमर का काउंट बढ़ता जाता है, ऑल बिकॉज वो कस्टमर के साथ भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो डायनामिक है एम्प्लॉयज के बीच में और एम्प्लॉय कस्टमर के बीच में, ये इसका ब्रांड डेवलप कर देते हैं कंपनी का। और सब जगह जब नाम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी ग्रो करती जाती है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में टॉप पे पहुंच जाती है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज डिसिप्लिन, एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। डिसिप्लिन हमें कंपनी में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कंपनी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। जैसे अब जब कोई अच्छा काम कर रहा है, डिजायरेबल बिहेवियर शो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको रिवार्ड करते हैं ना, उसको एनकरेज करने के लिए रिवार्ड देते हैं। लेकिन अगर उसने अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया, सो ऑफ कोर्स पनिशमेंट तो बनता है। तो पनिशमेंट उन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए होता है जो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, जैसे कि थेफ्ट, सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि कंपनी को बड़ा लॉस हो जाता है जब ऐसी चीजें होती हैं। तो इसीलिए कंपनी डिसिप्लिन का सहारा लेती है। अगर कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर शो करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ना वेरी करते हैं, ये हो सकता है बहुत फॉर्मल हो या हो सकता है बहुत इनफॉर्मल हो। फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल वे में होता है, जैसे रिटर्न वार्निंग दे दी या उसके परमानेंट रिकॉर्ड में कहीं मेंशन कर दिया कि भैया इसने ये काम किया, ये हो गया बिल्कुल फॉर्मल पनिशमेंट, डिसिप्लिनरी एक्ट। अब दूसरे एंड में जब इनफॉर्मल की बात आती है तो फ्रेंडली रिमाइंडर होता है, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना, सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बता कैसे क्या करोगे, क्यों हो रहा है, ऐसे करके बातचीत कर ली, फ्रेंडली वे में उससे रिजॉल्व कर दिया। एक ये तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कौन कौन सी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं पनिशमेंट की जो अभी चल रही हैं, जिन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो हम जब भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं या पनिशमेंट किसी एम्प्लॉय को देते हैं तो वो प्रोग्रेसिवली एडमिनिस्टर की जाती है, यानी कि शुरू में हम माइल्ड पनिशमेंट देते हैं और धीरे धीरे अगर वो अनडिजायरेबल बिहेवियर फिर भी कंटिन्यू होता है तो हम सीवियरिटी बढ़ाते जाते हैं पनिशमेंट की, क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और ये जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि एम्प्लॉय ने किस तरह का डैमेज किया है कंपनी को। अगर कंपनी की इमेज खराब हो गई है उसके ऐसे एक्ट से और वो इस तरह का सीवियर एक्ट है जो एक ऑफेंस है बहुत बड़ा, तो हो सकता है उसको डिसमिस ही कर दिया जाए, जॉब से निकाल ही दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की पनिशमेंट हम दे रहे हैं और किस तरह का बिहेवियर या मिसबिहेवियर शो किया है। नाउ कीज टू यूजिंग पनिशमेंट इफेक्टिवली। अब ये कुछ इफेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए हैं जो कंपनीज को हेल्प कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकती हैं कि वो किस तरह से किसी डिसिप्लिन की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि हम पनिशमेंट कम से कम रखें, क्योंकि ये इनह्यूमन भी होता है, लोगों को तरह तरह से इम्पैक्ट कर जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट सबसे मैक्सिमम हो। हम जो चाहते हैं वो करने लगे, उस तरह का बिहेवियर शो करने लगे। सो नंबर 1 इज, जब भी हम पनिशमेंट डिलीवर करते हैं वो इमीडिएटली देनी पड़ती है। जैसे ही उसने अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया है वैसे ही उसको पनिश कर दो, डिले मत करो। अगर आपने डिले किया तो उसका रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लर्नेड बिहेवियर तभी होता है जब इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट किया जाए। सेकंड, मॉडरेट पनिशमेंट लेवल से ही शुरू करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत लाइट पनिशमेंट से नहीं करना चाहिए, मॉडरेट लेवल से शुरू करना चाहिए पनिशमेंट। थर्ड, जब भी अनडिजायरेबल बिहेवियर को पनिश कर रहे हैं तो हम पर्सन को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस बिहेवियर को कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। फोर्थ, जब भी हम पनिश कर रहे हैं तो जितने लोग हैं जो सिमिलर एक्ट में शामिल होते हैं उनको इक्वल ही पनिशमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि फेवरेटिज्म दिखाई जा रही है कि जो आपका फेवरेट बंदा है उसको सेम एक्ट करने पर आप कम पनिशमेंट दे रहे हो, दूसरे को ज्यादा पनिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम पनिशमेंट सबके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए अगर सेम एक्ट किया है सबने। फिफ्थ इज, क्लियरली उनको बताना है किस रीजन से उनको पनिशमेंट दी जा रही है।
तो जब आप क्लियरली उनको बताते हो कि पनिशमेंट इस वजह से दे रहे हैं, तो उनको याद रहता है कि हमें ये काम नहीं करना है. एंड लास्ट इज, पनिशमेंट जब आपने दे दी तो उसके बाद उनको किसी भी रीजन से रिवार्ड नहीं देना है, अदरवाइज पनिशमेंट की वैल्यू कम हो जाती है. तो नॉन कॉग्निजेंट रिवार्ड्स नहीं होना चाहिए. और फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 4 MPCE 031. आई होप ये सेकंड पार्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा. और ये एक फ्रेमवर्क है, आपको सेल्फ रीडिंग करनी है और ज़रूर सेल्फ रीडिंग करें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.